हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत जननीय तकनीकी के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं मूल सुधारवादी नारीवाद क्या होता है। इसका अर्थ बताया जा चुका है। मूल का मतलब होता है जड़ में या आधारभूत। नारियों की समस्याओं में सुधार करते हुए स्त्रियों के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ क्रियाओं का निर्माण करना मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। ये अर्थ बताया जा चुका है, डिटेल में समझाया जा चुका है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जननी तकनीकी क्या है, ऐसे समझिए आप। एक प्रकार का ये उपमा वाला शब्द दिया गया है, आप समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जनक का मतलब होता है जनन करने वाला, यानी सेक्स करने वाला, उसको क्या कहते हैं, पिता। जननी का मतलब होता है सेक्स कराने वाली। यहाँ जननी तकनीकी का मतलब क्या है? जननी तकनीकी का मतलब ये है कि शारीरिक संबंधों की प्रक्रिया से संबंधित है। शारीरिक संबंधों की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसे हम क्या कहते हैं, जननी तकनीकी कहते हैं। इसका अर्थ थोड़ा हम देखते हैं। महिलाओं के द्वारा शारीरिक संबंधों में बच्चों को जन्म देने वाले अंगों एवं व्यवहारों से संबंधित व्यवस्थित क्रिया क्या कहलाती है? जननीय तकनीकी कहलाती है। इसको फिर से समझिए। महिलाओं के शारीरिक संबंधों से संबंधित बच्चों को जन्म देने वाले अंगों एवं व्यवहारों का व्यवस्थित रूप एवं व्यवहारों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जननीय तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जननीय तकनीकी कहलाती है। अब उठता है बात कि ये जननी तकनीकी के अध्ययन की बात क्यों आ गई नारीवाद के अंतर्गत? वह इसलिए आ गई कि ये जो प्रक्रियाएं है, जो जनन से संबंधित, जननेंद्रियों से संबंधित जो प्रक्रिया है, जननेंद्रियों से संबंधित जो प्रक्रिया है, उसका दुरुपयोग पुरुष समाज हमेशा से करता रहा है। शारीरिक सबलता के कारण से, या संपत्ति के वर्चस्व के कारण से, या स्वभाव के कारण से, या सामाजिक व्यवस्था के कारण से, या अन्य अनेक कारणों से जो भी करता रहा, इसके कारण से इसके अध्ययन की आवश्यकता हुई। तो देखते हैं पुरुषों द्वारा शोषण और अत्याचार जननेंद्रियों से संबंधित कैसे रहे, इसको देखते हैं। जैसे कम उम्र में विवाह या शारीरिक संबंध रखना, ये पुरुषों द्वारा अत्याचार होता रहा है, आज भी होता है। पैसे के बाद दौलत लोग ऐसा करते हैं, कहीं गरीबी और विवशता, अशिक्षा इत्यादि के कारण से। अप्राकृतिक संबंध जो है वो अप्राकृतिक बहुत घिनौना होता है। यह भी व्यवहार आदमी विक्षिप्त मानसिकता, नशा में इत्यादि में करता है पुरुषों द्वारा। ये भी महिलाओं के प्रति जननेंद्रियों से संबंधित समस्याएं हैं। जबरदस्ती संबंध, स्त्री हो या अन्य स्त्री हो, इसके प्रति भी पुरुषों का देखा जाता है। नौकरियों में शोषण, अधिकारों के कारण से शोषण, गबन के कारण से शोषण इत्यादि, पैसे के कारण से शोषण, शारीरिक शोषण लोग करते हैं, यानी जननेंद्रियों का यहाँ नुकसान पहुँचाया जाता है। बहुपत्नी प्रथा में तो आप जानते हैं पुरुष एक अनेक पत्नियां होती हैं। इसके कारण से भी यहाँ पर जो है महिलाओं के भावनात्मक या जननेंद्रियों से असंतोष या असुख के कारण से भी एक प्रकार का दिक्कत समस्या है। वेश्यावृत्ति, ये जान लीजिए कि आधुनिक समय में जो वेश्यावृत्ति है, हाई फाई होटलों के माध्यम से इत्यादि क्रियाकलापों के माध्यम से पुरुष विदेशों तक महिलाओं को बेचता खरीदता है। ऐसा घिनौना काम जो अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहता है। अब हम क्या कहें आपसे। भावनात्मक प्रताड़ना, जो कमेंट करना है, शरीर को टच करना है, छेड़ना है इत्यादि, ये सब भी जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। आर्थिक प्रलोभन में शोषण, महिलाओं की गरीबी या अन्य विवशता का लाभ उठाते हुए आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से भी पुरुष शारीरिक शोषण करता है।
अश्लील हरकतों के माध्यम से भी महिलाओं को प्रताड़ना करता है पुरुष जन्नेंद्रियों के संदर्भ में। विवाह विच्छेद, पुरुष द्वारा न पसंद होने पर छोड़ देना, यह भी उसी का ही अपमान है। सामूहिक दुराचार, आप जानते ही रहे हो, सामूहिक दुराचार एक बहुत बड़ा घिनौना अपराध होता है जो पुरुषों द्वारा होता है। कुरूपता का अपमान, महिला सुंदर नहीं है तो पुरुष क्या होता, अपनी नीचता के हदों से पार नहीं जाता, अपमान करते करते दिन रात कोसते कोसते उसको रखता है। इस प्रकार से यह जन्नेंद्रियों से ही संबंधित माना जाता है। विवशता में अनैतिक संबंध, विवशता यानी महिला किसी प्रकार से अगर विवश है तो पुरुष उसके थोड़े से सहयोग के बदले उसका जो है जन्नेंद्रिय संबंधी शोषण करता है। स्त्री व्यापार, स्त्री व्यापार के माध्यम से विदेशों में आप जाएंगे तो ऐसी स्त्रियां भी आपको मिलेंगी जो आई हैं किसी और कार्य के लिए, हो रहा है कुछ और कार्य, ये सभी देखा जाता है। यहाँ पर भी देखे जाते हैं, बड़े बड़े शहरों जो बियर बार इत्यादि में देखेंगे तो ऐसे ही महिलाओं को चोरी से प्रेम के जाल में फंसा करके बेच देना, यानी स्त्री व्यापार संबंधी कार्य। अस्वस्थ यानी औरत स्वस्थ नहीं उस अवस्था में संबंध रखना, ये भी एक प्रकार से जन्नेंद्रिय संबंधी ही शोषण और अपमान है। असुरक्षा में संबंध, यानी स्त्रियां यानी असुरक्षा में है, थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दी अपनी सुरक्षा का, तो ऐसे संबंधों में भी अपमान और शोषण स्त्रियों का देखा जाता है। सामाजिक लांछन, स्त्री अकेले कहीं चले जाए तो सामाजिक लांछन रूप से, चारित्रिक रूप से लांछन लगाते हैं और संबंधों पर संदेह इत्यादि बहुत सारे अत्याचार पुरुषों द्वारा महिलाओं के जननेंद्रिय संबंधी क्रिया एवं गतिविधियों के संदर्भ में किए जाते हैं, होते हैं और होते रहेंगे भी, क्योंकि पुरुष का स्वभाव दूसरा है और स्त्री का स्वभाव क्या है, दूसरा है। हाँ, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, इसे रोका भी जा सकता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि ये जो धारणा है, जो सोच है, जो व्यवस्था है, जो समाज है, उसको बदलना पड़ेगा। उसको किस प्रकार से बदला जाए कि जननेंद्रियों संबंधित स्त्रियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पुरुषों में भी विकसित हो सके और महिलाओं में भी विकसित हो सके। इसके लिए अब हम लोग देखते हैं नारीवाद के अंतर्गत, यानी महिलाओं के प्रति पुरुषों और महिलाओं में स्वस्थ धारणा विकसित करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हम उसके विषय में अब चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, महिलाएं महिलाओं के प्रति भी स्वस्थ धारणा नहीं रखती हैं, इसलिए नारीवाद में भी समस्या आती है। पुरुष तो जो है सो है ही, महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं के ही सुख समृद्धि को देख करके प्रसन्न नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग धधकती है। इसके कारण से अगर हम देखें तो स्वस्थ नारियों के प्रति दृष्टिकोण, स्वस्थ दृष्टिकोण पुरुषों और स्त्रियों में महिलाओं के प्रति कैसे विकसित किया जाए, इसको हम लोग देखते हैं कैसे किया जाए। नंबर 1, वैधानिक उम्र के अनुसार विवाह। पहला है कि जननेंद्रियों का शोषण से अगर बचाना है, महिला के स्वस्थ और जीवन की अगर कामना है, तो जो वैधानिक उम्र इसमें भारत में वर्तमान समय में 21 वर्ष कर दी गई है, 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो उस वैधानिक उम्र के अनुसार ही विवाह किए जाएं, और यदि कोई उसके कम उम्र में विवाह करता है तो उसके प्रति कठोर नियम और कार्रवाई होनी चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, अगर देखते हैं विवाह की स्वतंत्रता, लड़कियों को शादी के लिए विवश न किया जाए, बल्कि क्या किया जाए, उनको विवाह के लिए क्या किया जाए, विवाह के प्रति जो है उनको स्वतंत्रता दे दी जाए कि वे स्वेच्छा से 21 उम्र के बाद जब वो शादी करना चाहे तब वो कर सकती हैं। उनको माता पिता का या समाज का अन्य किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सके और वह अपने प्रति और महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोणों के विकास में सहयोग भी प्रदान कर सके। अगला है वर चुनने का अधिकार। वर चुनने का यहाँ अधिकार यह है कि महिलाओं को यह भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए समाज में, शिक्षा के माध्यम से चाहे ये संदेश जाए, चाहे अधिकार के माध्यम से जाए, चाहे संविधान के माध्यम से जाए, चाहे किसी माध्यम से जाए, तो ये संदेश सबके बीच में पहुंचना चाहिए कि महिलाओं को वर चुनने का अधिकार। ऐसा नहीं कि पुरुष जहाँ ले जाए वहाँ शादी कर दे, उसी जगह चले जाए, ऐसा न हो, नहीं तो स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा। जब तक उनकी स्वीकृति न हो तब तक शादी न हो, यानी वर चुनने का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, न्यायिक तौर पर मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण यानी जननेंद्रियों का दुरुपयोग न हो बल्कि जननेंद्रियों का सम्मान हो और महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो, तो इसके लिए यह आवश्यक है सामूहिक अत्याचार पर
संपत्ति और विवाह का अधिकार। यानी कहने का मतलब यह है विवाद संपत्ति, यानी कोई अगर पुरुष सामूहिक रूप से किसी महिला के प्रति अत्याचार करता है तो ऐसी अवस्था में जितने पुरुष हैं उनके संपत्ति में उस महिला को अधिकार दे दिया जाए। अगर वो अधिकार नहीं देता है तो विवाह करने के लिए विवश कर दिया जाए। जितने लोग रहें सबसे विवाह। इस ऐसी अवस्था में होगा क्या कि संपत्ति जैसे ही हाथ लगेगी वैसे दुराचार अपने आप रुक जाएगा। एक बहुत बड़ा एक प्रकार से एक खुले तौर पर नियम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए सबसे नहीं हो सकता तो एक से करा दिया जाए और सबकी संपत्ति में उसको अधिकार दे दिया जाए, सबकी संपत्ति बेच उसको एक खाता में पैसा जमा कर दिया जाए। तब ये क्या होगा, इस सामूहिक अत्याचार से मुक्ति भी मिलेगी या सामूहिक अत्याचार कम हो जाएंगे और महिलाओं के प्रति सम्मान और गलत लोगों के लिए भय उत्पन्न हो जाएगा। अगला चलते हैं गर्भ निरोधक सुविधाओं की व्यवस्था। महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण जननेंद्रियों के संदर्भ में विकास करने के लिए आवश्यक है। गर्भ निरोधक जो सुविधाएं हैं, जो दवाइयां हैं, जो साधन है, वह पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट या समाज उपलब्ध कराए ताकि ये जो है अपनी स्थिति और विवेक, व्यवहार, शरीर की अवस्था इत्यादि के अनुसार अपने को समायोजित कर सकें। छठा है गर्भपात को संवैधानिक या सामाजिक स्वीकृति का प्रावधान हो। इस समय तो भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, जनसंख्या के नियंत्रण के अंतर्गत या परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्वीकार कर लिया है। हाँ, लेकिन भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण पर रोक होना चाहिए। यानी गर्भपात समय वैधानिक प्रावधान कर दिया जाएगा तो महिलाएं अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकेंगी, स्वस्थ ढंग से जननेंद्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को स्वस्थ रूप से जन्म दे सकेंगी। अगला है 7वां है नपुंसकता में त्याग या विवाह विच्छेद। अगर महिला ये पाती है कि मेरा पति नपुंसक है या भी, तो ऐसी अवस्था में वो विवाह विच्छेद कर दे। विवाह विच्छेद करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, शीघ्र से शीघ्र हो, ताकि वो उसका दूसरा विवाह हो सके या नपुंसकता की स्थिति में कोई दूसरा पुरुष उसका शोषण न कर सके, सामाजिक अपमान न कर सके। ऐसी अवस्था में विवाह विच्छेद कर देना ही भलाई है, ये भी उसको स्वतंत्रता मिले। 8वां है जबरदस्ती यौन संबंधों से संस्थानात्मक नियंत्रण। अगर मान लीजिए पुरुष पति पत्नी में, हालांकि पति पत्नी में इसका कोई विशेष महत्व नहीं, अगर कोई ज़बरदस्ती उसके यौन संबंध बनाता है तो संस्थागत यानी परिवार के अंदर या विद्यालय के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से जहां वो कार्य करती है या महिलाओं से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से उसको जो है नियंत्रण करने पर बल देना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें कठोर अगर कार्रवाई अपनाई जाती है तो विवाह विच्छेद और परिवार भी खंडित होने की नौबत आ जाती है। जहाँ तक मेरा सोचना है, ऐसे में प्रेम से ऐसे ढंग से उसको नियंत्रित करना चाहिए कि जैसे परिवार भी बचा रहे और व्यवहार भी सुधर जाए। 9वां चलते हैं पति के चरित्र भ्रष्ट होने पर संपूर्ण संपत्ति या वेतन पर अधिकार। अब तक तो महिलाओं के चरित्र पर संकट आते रहे तो पुरुष उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा, त्याग करता रहा। यदि महिला पाती है पुरुष उसका चरित्र भ्रष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसे समय में महिला क्या करे कि महिला को उसके पति के वेतन पर पूर्ण अधिकार हो जाए, उसके पति की संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार हो जाए। जैसे पिता को अपने पिता द्वारा अपने पुत्र पर जैसे अधिकार होता है, वो इस तरह से उसको संपत्ति पर पूर्ण अधिकार हो जाए। तो ऐसे होगा क्या कि वह महिला का, वह चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति अपनी महिला का त्याग भी नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें शर्त यह हो कि पत्नी जो है उसको या माता के रूप में या पत्नी के रूप में तो उसे छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाना होगा। ऐसी शर्त पर यह अधिकार अगर दे दिया जाए तो जो पति भ्रष्ट है उसकी भ्रष्टता अकेले हो जाएगी और महिला का सम्मान, स्थान, संपत्ति तीनों सुरक्षित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का भी विकास होगा। अगला है 10वां है सरकार द्वारा शीघ्र एवं कठोर निर्णय। यदि महिलाओं के प्रति जननेंद्रियों से संबंधित महिलाओं के प्रति यदि कोई अत्याचार होते हैं तो सरकार क्या करे, शीघ्र से शीघ्र कठोर से कठोर निर्णय ले, ताकि जो है ऐसे सामूहिक अत्याचार या व्यक्तिगत रूप से होते हुए अत्याचार या शोषण को रोका जा सके और सरकार जो है व्यवस्थित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संचालित भी हो सके, समाज में शांति बनी भी रह सके। इसको ध्यान में रखना चाहिए। 10वां, अगर 11वां की बात करें, लोकतंत्र के अधिकार में वृद्धि। यानी महिलाओं को जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार या ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण देने से क्या होगा, महिलाएं क्या होंगी, उसमें आत्मविश्वास
अधिकार और कर्तव्यों में वृद्धि करके न्यायालय या अन्य स्थानों पर या अन्य क्षेत्रों में वो अपने आप को सुरक्षित, व्यवस्थित, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर हो सकेंगी। इस प्रकार से लोकतांत्रिक अगर गतिविधियों में उनके अधिकार और कर्तव्यों में वृद्धि कर दी जाती है तो महिलाएं वैधानिक रूप से, न्यायालय रूप से, सामाजिक रूप से जो है आत्मनिर्भर होने के साथ साथ वह विकास या भय की भावना से मुक्ति हो सकेंगी, विकास को कर सकेंगी, इत्यादि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जननी तकनीकी जो होती है, इस जननी तकनीकी में नारीवाद क्यों आवश्यक है। क्योंकि पुरुष इसी जननेंद्रियों का शोषण करता है, इसी जननेंद्रियों का शोषण करता है, इसीलिए वो सही होने के बावजूद भी उनकी स्थिति कुछ और है। उनको सही स्थिति में लाने के लिए जो है मैंने लगभग 11 ठो बातें आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और लेक्चर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।